हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स जीआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या यादव हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल आपकी टॉप 200 एमसीक्यू का सेशन चल रहा है और आज जो आपका रहने वाला है वो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन, यहाँ पे आपको मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन, बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज एंड प्रॉमिसरी नोट। इसको आपको मैच करना है, ठीक है। सबसे पहले सबसे इजी क्या लग रहा है आपको? प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट को हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ लगा सकते हैं। बिल्कुल मैम, डी का फर्स्ट हम लोग बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉमिसरी नोट होते हैं आपका जो वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। देखिए ये किस चीज के अंदर होता है मैम? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड के अंदर होता है, यानी बी सेकंड पे जाएगा। क्यों होता है? अगर हम कोई भी गुड्स का सेल होता है बेटा, तो उसमें ओनरशिप को ट्रांसफर किया जाता है। ओनरशिप सबसे पहले सेलर के पास होती है, फिर जब उससे कोई सामान खरीदता है तो वो ओनरशिप ट्रांसफर होकर बायर के पास चली जाती है। तो ए का सेकंड है और डी का फर्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली राइट हो गया है। आगे पढ़ लेते हैं। बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज किसके अंदर आती है? सॉरी, सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन। ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है कि गुडविल को बेचना होता है डिसोल्यूशन के बाद, तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आएगा, ठीक है। फिर है बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज। तो बाई बैक ऑफ सिक्योरिटीज आपकी शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी के अंदर आती है। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। अगर आपको सारे नहीं आते थे, तो अगर आपको दो भी आते थे तो आप यहाँ से इजिली आंसर लगा सकते थे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Under the Companies Act 2013, minimum number of director in a public company is, your options are 2, 3, 5 और 7। यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर बता देती हूँ, कंपनीज एक्ट 2013 पूरा पढ़ के जाना है, यानी ए टू जेड पढ़ के जाना है, उसके शेड्यूल्स पढ़ के जाने हैं। पब्लिक में कितना होता है, प्राइवेट में कितना होता है, वन स्मॉल कंपनी के अंदर कितने मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं। 110% क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, ठीक है ना। तो कंपनीज एक्ट 2013 आप लोगों को अच्छी तरीके से रटा होना चाहिए, ठीक है। बताइए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं? तो मैम यहाँ पर 3 होते हैं। और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो कितने होंगे? मैक्सिमम मैम 15 होंगे। अगर यही पे मैं बोलूँ प्राइवेट कंपनी में कितने मिनिमम डायरेक्टर होते हैं, तो मैम प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 मिनिमम डायरेक्टर होते हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर 3 डायरेक्टर होते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 15 होते हैं। प्लीज इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें समझने का कुछ नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 आपको लर्न करनी पड़ेगी सारा कुछ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ डिलीवरी। टाइप्स ऑफ डिलीवरी आपको मैच द कॉलम करना है। एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी और डिलीवरी। अब मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरीके से मैच करना होता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर बात करी गई है एक्चुअल डिलीवरी। व्हाट डू यू मीन बाय द एक्चुअल डिलीवरी? एक्चुअल का मतलब वाकई सेलर ने जो सामान है वो बायर को दे दिया है, फिजिकली दे दिया है। कैसे दिया है मैम? अगर मैं कोई वॉशिंग मशीन लेने गई हूँ, तो उसने वॉशिंग मशीन या मिक्सर लेने गई हूँ, तो मिक्सर उसने मेरे हाथ में थमा दिया है, यानी फिजिकली हैंडलिंग। तो अगर मैं कीवर्ड की बात करूं तो फिजिकल हैंडलिंग, आप ये देख रहे हो, फिजिकल हैंडलिंग ओवर ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स बाय द सेलर टू द बायर। तो आपका ए का जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, याद रखिएगा। एक्चुअल डिलीवरी जो होगी वो आपकी क्या होगी? फिजिकल हैंडलिंग। जब आपने फिजिकली वो चीज बायर के हाथ में दे दी है, उसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। देखिए कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में हमेशा थर्ड पर्सन आता है। इसका कीवर्ड मैं आपको दे रही हूँ, किसी भी लाइन के अंदर अगर आपको थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टीज दिख जाए, तो आंख बंद करके कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी लगा दीजिएगा। थर्ड पर्सन कहाँ पर है? ये रहा थर्ड पर्सन। एक्नॉलेजमेंट बाय अ थर्ड पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड टू होल्ड देम ऑन द बिहाफ ऑफ एंड द डिस्पोजल ऑफ द बायर। ये क्या है समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोलता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में, सपोज करिए मैं एक सेलर हूँ, मेरा एक वेयर हाउस है, उसके अंदर मैंने सामान रखा हुआ है और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था बायर के साथ कि मुझे वो सामान देना है। तो उस टाइम पे अभी मैं फिजिकली अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी कि जो वेयर हाउस मैन है वहां पर, जो सिक्योरिटी मैंने वहां पे रखी हुई है, आप जाओ वो आपको दे देगा। तो थर्ड पर्सन यहाँ इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे बिहाफ पर, यानी मेरे बदले में वो जो वेयर हाउस मैन है वहां पर जो ड्यूटी कर रहा है वेयर हाउस के अंदर, वो आपको सामान दे देगा। तो यानी थर्ड पर्सन जहां पे भी आ जाता है वहां पे आप कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी लगाएंगे। और इसको लर्न करने का तरीका भी यही है। एक्चुअल डिलीवरी से याद रखिएगा फिजिकल हैंडलिंग, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी से याद रखिएगा थर्ड पर्सन। या ये आपको कीवर्ड दे दिया मैंने, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो बी का आपका फोर्थ हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आंसर यहाँ लग जाएगा। ए का सेकंड और अगर बी का फोर्थ है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी, यानी किसी भी तरीके का सिंबल। आपने देखा होगा ना, जब आप लोग गाड़ी वाड़ी खरीदने जाते हो तो आप लोग को एक नकली की दी जाती है, वो की का एक पूरा कटआउट दिया जाता है, इतना बड़ा, एक एक टोकन की तरह समझिए। तो सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब ये होता है जब डिलीवरी दी जाए गुड्स की, वो किसी तरीके से दी जाए, यानी आपको कोई टोकन के फॉर्म में दी जाए, कोई सिंबल के फॉर्म में दी जाए। या जैसे गोडाउन की चाबी हो गई, है ना, गोडाउन की चाबी कि उसके अंदर वो सामान है, तो चलो सामान आपको चाबी दे दी, आप ले लो। ठीक है, तो एक टोकन, एक सिंबल के तरीके से जो आपको डिलीवरी करी जाती है वो सिंबॉलिक डिलीवरी होती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डिलीवरी ऑफ मीन्स। डिलीवरी ऑफ मीन्स, देखिए यहाँ पर सिंबल वर्ड नहीं दिया है, टोकन वर्ड नहीं दिया है, लेकिन ये इसका कीवर्ड है टोकन सिंबल, लेकिन यहाँ पर मीन्स दे दिया है, डिलीवरी ऑफ मीन्स, जिससे लगे कि हाँ डिलीवरी है, कोई एक निशानी, कोई एक निशानी। सो सी का फर्स्ट, फिर बचा डिलीवरी। डिलीवरी का तो सिंपल सा मतलब होता है कि वॉलेंटरी, दोनों का कंसेंट होना चाहिए। ट्रांसफर पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर। तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का वन, डी का थर्ड। तो देखिए मैंने आपको कीवर्ड बता दिया। मीन्स का मतलब भी वही है, एक तरीके का निशानी, किसी तौर की निशानी दे दी कि हाँ ये आपका हुआ। ठीक है, तो ये टाइप से एक्चुअल जब फिजिकली गुड्स डिलीवर होते हैं, सिंबॉलिक जब आपको कोई सामान या टोकन ऐसा कुछ दिया जाता है, कंस्ट्रक्टिव के अंदर कोई थर्ड पार्टी जो है वो आपके बिहाफ पर काम करती है, उसे बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स। योर ऑप्शंस आर आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय द डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? इसका दूसरा नाम भी है टर्क्वेंट रूल, याद रखिएगा। एंड दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, तो डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को टर्क्वेंट रूल के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम क्या होता है मैम? इसका काम होता है आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी, उनको बचाना। यानी इंडोर मैनेजमेंट का देखिए सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो बाहर के लोग हैं बेटा, जो थर्ड कंपनी पार्टीज हैं, जो बाहर से आपकी कंपनी में विश्वास करके पैसा लगाते हैं, आपकी कंपनी में डील करते हैं, आपकी कंपनी के साथ काम करते हैं, तो उनका प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अब उनको इंटरनल रूल्स के बारे में क्या पता है, इसका मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज करिए कि कंपनी है ए, कोई भी कंपनी है, सी कंपनी लगा लेते हैं। वो ये बोलता है कि अगर कोई भी 10,000 से ज्यादा बेटा अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है डॉलर में, 10,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसके लिए बोर्ड्स का अप्रूवल की जरूरत होगी। क्या होगी? बोर्ड की अप्रूवल की जरूरत होगी। अगर 10,000 डॉलर से ज्यादा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, तो बोर्ड की अप्रूवल की जरूरत होगी। लेकिन मैनेजर क्या करता है, 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है डॉलर का, लेक साइन कर देता है और उसमें वो अप्रूवल भी नहीं लेता। यानी इंटरनल इरेगुलरिटीज जो होती हैं, कंपनीज के अंदर जो धोखाधड़ी चल रही होती है, उससे बाहर वालों को बचाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का रूल यहाँ पर लाया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a contract to do an act which become impossible after the contract is made becomes voidable, valid, void और illegal। देखिए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब वो बाद में इम्पॉसिबल हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट तो आपने बना लिया बेटा, कॉन्ट्रैक्ट तो आपने बना लिया है, लेकिन वो बाद में क्या है, परफॉर्म ना हो पाए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वॉइड बोल देते हैं। वॉइड क्यों हो जाता है? वॉइड का मतलब इसलिए हो जाता है, अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं यहाँ पर बिल्डिंग बनाऊंगी और ऐसा वैसा है, एक जगह ले ली हम लोगों ने। ठीक है, एक जगह पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, दो लोगों ने मिलकर बोला यहाँ पे फ्लैट्स बनेंगे, और ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए हैं, सब कुछ हो गया, पता चला अर्थक्वेक आ गया था, और वो जो जमीन थी जहाँ पे हम लोग डिसाइड किया था, वो क्या हो गया, पूरे तरीके से सब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया हमारा, डिस्ट्रक्ट हो गया। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब आपको बताइए, जब वो जमीन ही नहीं रही तो फ्लैट कहाँ बनेगा? तो कॉन्ट्रैक्ट तो हमने साइन कर लिया था, लेकिन अब हम चाहकर भी वहां कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं वॉइड। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट द कंडीशंस ऑफ अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। देखिए मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। ठीक है, एक कंडीशंस होते हैं, एक इम्प्लाइड वारंटीज होती हैं, और कंडीशंस बहुत ज्यादा हैं इसलिए आपको याद नहीं होंगी। वारंटी सिर्फ दो होती है बेटा, एक होती है क्वाइट पोजेशन, एक होता है इनकम्प्रेंसिस। ठीक है, ये तरीका मैंने आप लोगों को याद करने का एक अपने एक सेशन में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो। मैंने बोला था आप ये दो लर्न कर लीजिए बेटा, ये है दोनों वारंटीज है। क्या है मैम? वारंटी है, इम्प्लाइड वारंटी। तो अगर आपने ये दोनों याद कर लिया तो कंडीशंस जो है वो 10 से 12 हैं, तो वो आप लोग इजिली याद कर लोगे। तो ये दो वारंटीज है, तो इसमें पूछा गया है कौन कौन सा जो है वो
कंडीशंस हैं, कंडीशंस पूछी गई हैं, तो बेटा ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि ये जो है वारंटीज के अंदर आते हैं। तो बाकी आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ए और बी जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसके अंदर कई सारी वारंटी कंडीशंस आती हैं जो आपको लर्न शायद ना हो पाए, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इम्प्लाइड वारंटीज याद कर लेना, जिसके अंदर सिर्फ दो चीजें आती हैं, क्वाइट पोजेशन और इनकम्प्रेंसेस। तो अगर आपको वो दोनों याद रहेंगे तो आप क्या करोगे, इम्प्लाइड कंडीशंस लगा लोगे। लेकिन फिर भी मैं आपको सारी इम्प्लाइड कंडीशंस यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये आगे आपके इम्प्लाइड कंडीशन, सबसे पहला सेक्शन है आपका कंडीशन एज टू टाइटल, सेक्शन नंबर 14। इसमें क्या बोला गया है कि आपने जो सामान बेचा है बेटा, आप उसके ओनर होने बहुत जरूरी हैं। यानी अगर मैं अपनी साइकिल किसी को बेच रही हूँ तो वो मेरी साइकिल मेरे नाम पर होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने किसी अपनी फ्रेंड की साइकिल लेके मैंने किसी और को बेच दी और मैंने पैसे वैसे ले लिए, 10 दिन बाद मेरी फ्रेंड आती है और जाके कहती है तो मेरी साइकिल है। ठीक है, तो जिसका सामान है उसका टाइटल होना चाहिए, उसका ही होना चाहिए प्रोडक्ट। सेल बाय डिस्क्रिप्शन बोलता है सेक्शन 15 की, अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन, बेटा अगर आप डिस्क्रिप्शन देखते हो, अगर मैं कोई शॉप पे गई, वहां साड़ी लिखा है प्योर कॉटन, तो इट शुड बी द प्योर कॉटन ना। साड़ी जो है वो प्योर कॉटन की होनी चाहिए। आपने जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा, पता चला उसमें तो रियॉन फैब्रिक मिक्स करा हुआ है। ठीक है, ये तो फिर आपने क्या करा, ब्रीच ऑफ हो गया यहाँ पे तो आपका। ठीक है, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस, देखिए कंडीशन जो है क्वालिटी और फिटनेस होना चाहिए। अगर आप कोई सामान बेच रहे हो, कोई चीज कर रहे हो, तो उसे किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, समझ लीजिए मैं एक अपने लिए हॉट वाटर बॉटल लेकर आई, इलेक्ट्रिकल वाली जो आती है। ठीक है, और मैंने दुकान वाले से लेकर आई कि मुझे जो है वो अपना हॉट वाटर बॉटल आप दे दीजिए, और ये सही रहेगा ना, मुझे मतलब अपने पैरों के दर्द के लिए चाहिए या कुछ भी रीजन है। तो उसने कहा आप ले जाइए, और मैंने उसको जैसे लगाया और वो बर्स्ट हो गया और मुझे इंजरी हो गई। तो दैट इज कॉल्ड अ कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस। फिर एक कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी, देखिए मर्केंटेबल क्वालिटी यानी यहाँ पर, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले ये दो मैं आपको लास्ट में समझाती हूँ, एज टू मर्केंटेबल और होलसमनेस। ठीक है, इसमें आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आप पढ़ लेते हैं इम्प्लाइड कंडीशन इन केस ऑफ सेल बाय सैंपल। जिस तरीके से बल्क में अगर हम लोग गेहूं देखने जाते हैं, आप लोगों को याद है ना, तो बल्क में गेहूं दिखाए जाते हैं, कहते हैं आपको यही क्वालिटी का गेहूं मिलेगा, आप सैंपल ले लो, आप चेक कर लो। तो आप हाथ में गेहूं लेते हो और आप देखते हो कि हाँ मोटा है दाना, छोटे दाने हैं, बड़े दाने हैं, कैसा है। ठीक है, आप चेक करते हो तो आपको थोड़ा सा सैंपल ला के दिखाते हैं गेहूं का, कि देखिए ये गेहूं है और आप इतने सैंपल देख लीजिए आप, और इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है जितने क्विंटल गेहूं चाहिए होंगे आपको मिल जाएंगे। तो ये जरूरी है कि जो आपने बल्क में जो देने वाले हो आप हमें, जो सैंपल आपने हमें दिखाया उसी के अकॉर्डिंग जो इकट्ठा सामान जो हम लेने वाले हैं वो वैसा ही होना चाहिए। फिर इम्प्लाइड कंडीशन केस ऑफ सेल बाय सैंपल एज वेल डिस्क्रिप्शन, देखिए दोनों चीजें भी बहुत जरूरी है। जो आपने सैंपल दिखाया है वैसा भी होना चाहिए, और जो डिस्क्रिप्शन आपने बताया है उसके अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट होना चाहिए। यानी अगर मैं कोई ऑयल खरीद रही हूँ, उसके अंदर आपने लिखा है प्योर सरसों का ऑयल है, और आपने मुझे सैंपल दिखाया, ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है सैंपल के अकॉर्डिंग, और डिस्क्रिप्शन में पता लिख रखा है आपने प्योर मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड का है, लेकिन उसके अंदर देखा जाए तो तिल का तिल मिक्स है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कंडीशन एज टू मर्केंडेबल क्वालिटी एंड होलसम। मर्केंडेबिलिटी का मतलब होना है फिट, यानी वो कंज्यूम करने के लायक हो। बेटा अगर मैंने किसी को चीनी दी थी ऑर्डर करने के लिए, समझ गया, और वो रास्ते में पिघल के शुगर सिरप हो गई है, तो क्या वो कंज्यूम करने के लायक है? आप मुझे बताइए, क्या वो कंज्यूम करने के लायक है? तो फिट फॉर कंजप्शन वर्ड जहाँ पे आए वो मर्केंडेबल होता है। अगर मैंने किसी को चीनी का ऑर्डर दिया है और वो चीनी जो है वो रास्ते में जो है मेल्ट हो गई, अब मैं उसका क्या करूंगी चीनी का, बताओ, उस मेल्टेड चीनी का, वो तो यूज करने के लायक ही नहीं रही ना। फिर एक कंडीशन एज टू होलसमनेस, होलसमनेस जो है वो इटेबल प्रोविजंस के लिए यूज किया जाता है। कि अगर आप सपोज करिए कि अगर आपने कहीं से दूध खरीदा है और उस दूध के अंदर जर्म्स थे, बहुत केमिकल मिक्स कर दिया जिससे आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको टाइफॉइड हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो आप जाके वहां क्लेम कर सकते हो। होलसमनेस का मतलब सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो इटेबल प्रोविजंस दे रहे हो, आप जो चीजें दे रहे हो, उससे किसी को इंजरी नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया हो। Next question, in case of warranty, the buyer can repudiate the contract, claim damages only, returns the good and refuse to pay the prices. देखिए वारंटी और कंडीशंस क्या होते हैं। कंडीशंस के अंदर बेटा एक कंडीशंस ये होती है कि अगर आपको सामान सही नहीं लगा, किसी भी तरीके का कोई भी रीजन हो, तो आप कैंसिल कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, बेटा आप वापस कर सकते हो गुड्स को, आप चाहे तो पैसे भी मत दीजिए। लेकिन वारंटी के अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते। वारंटी के अंदर सिर्फ आप डैमेजेस को क्लेम कर सकते हो। आपने देखा होगा ना, अगर आप हमेशा याद रखना आप वारंटी जो है वो आपको ज्यादा टाइम के लिए मिलती है। कभी भी कोई सामान खरीदने जाते हो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो ये आपने देखा होगा
गारंटी तो आपको सिर्फ देंगे वो 6 महीने की, वारंटी आपको 1 साल की देते हैं। क्यों? क्योंकि गारंटी के अंदर सामान रिप्लेस करके दिया जाता है, यानी नया सामान मिल जाएगा। पर वारंटी के अंदर वो सिर्फ आपको रिपेयर ही करके देंगे, ज्यादा आपको नया नहीं देंगे। ना ही आप उनका सामान वापस कर सकते हो बेटा, ना ही आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, ना ही आप उनको पैसे देने से मना कर सकते हो। आप इतना कर सकते हो कि बस रिपेयर करा सकते हो, जो भी डैमेज हुआ है वो आपको दे देंगे। इसीलिए वारंटी के केस में क्या होता है, सिर्फ आप डैमेजेस ही क्लेम कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन माइनर टेक्स अ लोन। बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, केस स्टडीज टाइप क्वेश्चन है। एन माइनर है, एक एन है, बहुत ही माइनर है, यानी 18 से कम है, 18 एज से कम है। वो लोन लेता है 4,000 का बी से। क्या लेता है? 4,000 का लोन लेता है वो बी से, जब वो 18 से कम का होता है। लेकिन जब वो 18 से ज्यादा बेटा हो जाता है, जब मेजोरिटी हो जाती है, तो वो क्या करता है, ही अप्लाइज लोन टू बी फॉर अ फर्दर लोन ऑफ 3,000। बी गिव्स दिस लोन एंड ऑब्टेन फ्रॉम ए एंड कंबाइन प्रॉमिसरी नोट ऑफ 7,000 फॉर 2 loans। दिस इज कंसिडर्ड एज। देखिए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो, एक लड़का था, माइनर है, उसने 4,000 लोन लिया किसी से। क्या लिया? 4,000 लोन लिया। कब लिया था बेटा? लेकिन जब वो माइनर था मैम। लेकिन जब वो बड़ा हो गया, जब वो क्या हो गया, 18 से ज्यादा हो गया, मेजर हो गया, तो वो क्या बोलता है कि देखो, उसी इंसान से जाकर बोलता है कि एक काम करो, पहले तो मैंने तुमसे 4,000 लिए ही थे, 3,000 और दे दो मुझे, थोड़े से 3,000 मुझे और दे दो। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को कंबाइन करके 7,000 का प्रोमिसरी नोट जो है वो उसके लिए बना देता है। ठीक है, तो क्या उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में माना जाएगा, वैलिड में माना जाएगा, इलीगल में या यूनिलैटरल में? सबको लग रहा होगा वॉइड है। बेटा वॉइड बेटा जब होता, जब वो ये जो प्रोमिसरी नोट 7,000 का बनाया ना इसने, दोनों मिला के, 4,000 उसका कब का है? जब वो 18 से कम का था। और 3,000 कब का है उसका बेटा? जब वो मेजर हो गया, यानी 18 से ज्यादा है उम्र का। तो यानी अगर हम 4,000 की बात करें, ये तो मैम माइनॉरिटी में लिया हुआ है उसने, तो माइनर वाले के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाता। ठीक है, और जो 3,000 है वो उसने बड़े होने के बाद लोन लिया था, तो ये वाला लोन हम उससे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो कि उसने लोन दिया और उसने क्या किया, प्रोमिसरी नोट पे उसका साइन लिया बेटा, 7,000 दोनों को मिलाकर। कब लिया साइन? जब वो मेजर था। यानी जब उसने प्रोमिसरी नोट पहले नहीं बनाया, उसने प्रोमिसरी नोट कब बनाया बेटा? उसके मेजोरिटी के टाइम पर बनाया। कब बनाया? जब वो 18 साल से ज्यादा हो गया। तो उसके जो साइन लगे हैं प्रोमिसरी नोट में, वो 18 से बड़े में ही तो लगे हैं ना। इसका मतलब वो 4,000 पुराने भी देगा और 3,000 भी देगा, टोटल 7,000 भी देगा, जिसे बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ये। क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर सिर्फ सिंपल ये होता कि उसने पहले 4,000 लिए थे जब वो माइनर था, तब तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। लेकिन उसने बाद में जब मेजर हो गया, उसने बाद में दोबारा से लोन लेकर, फिर उसने जब बड़ा हो गया वो बेटा, जब मेजोरिटी पे था, तब उसको एक प्रोमिसरी नोट दिया गया और उसने साइन जब किया था, तब वो क्या था, 18 से ज्यादा था। इसीलिए वो दोनों ही पैसे यहाँ चुकाएगा और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल समझ आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ कन्वीनियंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स और जस्टिस डिस्पेंशन सिस्टम फॉर साइबर क्राइम्स। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आईटी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल आते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट लीगल होते हैं, बिल्कुल लीगल होते हैं, उनकी वैल्यू होती है, उनकी वैलिडिटी होती है। किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट अगर डिजिटली है ना बेटा, तो वो उतना ही लीगल रहेगा। ठीक है, उतनी ही वैल्यू रहेगी उसकी। डिजिटल सिग्नेचर्स का लीगल, अच्छा एक बात बताइए, डिजिटल का नहीं होगा आपके यूजीसी नेट में? क्या कोई हाथ से साइन करके देता है? या बहुत सारे एग्जाम्स है जहाँ पे डिजिटली सिग्नेचर्स आते हैं, तो वो वैलिड है, बिल्कुल है। जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम ऑफ साइबर क्राइम्स, देखिए अगर कोई भी साइबर क्राइम्स होता है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन सब आईटी के अंदर आते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है बेटा, वो आईटी के अंदर कैसे आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है नॉट इंक्लूडेड, नॉट करेक्ट। अच्छा एक बात बताइए, आईटी के अंदर सारी चीजें डिजिटली चीजें आती हैं, ठीक है, इसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी का लेना देने का कोई भी कनेक्शन यहाँ पर आईटी के अंदर नहीं आता। सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि नॉट पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर्ड व्हेन? अच्छा एक बात बताइए, प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है सेल्स ऑफ गुड्स में? जब गुड्स की डिलीवरी कर देते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट मेड हो जाता है, या प्राइस पे हो जाता है, या फिर गुड्स आइडेंटिफाई कर दिए जाते हैं, या फिर एट सर्टेन? बताइए।
चलिए बताइए, अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड व्हेन। कब करेंगे आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर? कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। चलिए, इसका तो बहुत इजी था, लगा देते आप लोग। गुड्स आर आइडेंटिफाइड एंड असर्टेन हो जाता है इसका तो। जब आपने अपने गुड्स बेटा आइडेंटिफाई कर लिए हैं और बल्कि में से आपने स्पेसिफिक आइटम चूज कर लेना असर्टेन होता है, यानी काफी सारे आइटम्स पड़े हुए थे, बल्क में थे, यानी इकट्ठे में थे, और आपको स्पेसिफिक कौन सा चाहिए। अगर आपने वो असर्टेन कर लिया, जैसे आपने टाइप्स ऑफ गुड्स पे पढ़े होंगे एग्जिस्टिंग फ्यूचर्स, उसके अंदर से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो जब आपने गुड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं और असर्टेन कर लिए हैं, तो प्रॉपर्टी इन गुड्स आपको ट्रांसफर कर दी जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में से कौन सा ऐसा जो है जो एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर नहीं आता? लॉफुल ऑब्जेक्ट, देखिए लॉ तो बोल ही दिया है, तो लॉफुल होगा यानी लीगल होगा, वो तो होगा ही होगा मैम। कंसिडरेशन बिल्कुल होगा, फ्री में कोई थोड़ी ना आपको दे देगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जब ही होता है ना जब बदले में सामने वाला भी आपको कुछ देता है। फ्री कंसेंट होना बेटा बहुत जरूरी है, किसी को धमका के, कोइर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, इन तरीके से आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ सकते। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका मैम? ऑप्शन नंबर सी, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आपका एसेंशियल एलिमेंट के अंदर नहीं आता, बाकी सारे आते हैं, और भी मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से आते हैं। सारे लर्न कर लीजिए, कोई सा भी ऑप्शन आपको डाल सकते हैं एग्जाम में। ये देखिए, सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए बेटा, बिल्कुल ऑफर करेंगे और फिर आप एक्सेप्ट करेंगे जब भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होगा। लॉफुल होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, साउंड माइंडेड होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब केपेबल होनी चाहिए परफॉर्म करने के लिए, मेजर होनी चाहिए, फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए। यानी जैसे इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, की अगर हम मैरिज की बात करें कि अगर तुम इससे शादी कर लो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ये सारी चीजें जो है वो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड के अंदर आती है। याद कर लीजिएगा इन्हें, लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसा मत करिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में आ जाइए जो परफॉर्म ही ना कर पाए, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट्स में बता दिया है, आप डिटेल में पढ़ सकते हो उसको। अ क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट कैन नॉट सक्सीडेड। योर ऑप्शंस आर व्हेन अ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट इज पार्शियली परफॉर्म्ड, व्हेन एन इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम लंप सम इज पार्शियली परफॉर्म्ड, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्कवर्ड टू बी अनएनफोर्सेबल ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट, और in the case of breach of contract the aggrieved party can claim reasonable compensation for which he has turned under the contract। सबसे पहले ये बताइए क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है। देखिए, क्वांटम मेरिट का मतलब एज मच एज यू अर्नड, मतलब यानी जितना आपने काम किया है उतना पैसा आप लेके जाओ। जितना आपने काम किया, एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मैंने अपने घर में किसी पेंट करने वाले को बुलाया, उसने क्या किया, एक रूम तो पेंट कर दिया, दूसरा उसने छोड़ दिया था, बट एक रूम का वो जो पेंट किया है वो पैसे तो वो लेकर जाएगा ना भाई। जितना उसने काम किया है उतना तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, यही बोलते हैं क्वांटम मैरिट। क्वांटम मैरिट कब परफॉर्म नहीं किया जाता? देखिए, इसका आंसर बता देते हैं, व्हेन एन इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लंप सम इज पार्शियली परफॉर्म्ड। देखिए, पहली बात, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजिबल है, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। अभी घर में तो मैंने कह दिया था कि चलो आप एक कमरे का आपने किया है और आप ले जाओ, कोई बात नहीं है ना। अच्छा, एक बात बताइए, कंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं, उसको आप आधे आधे में छोड़ के जा सकते हो क्या? उसको डिवाइड कर सकते हो? इंडिविजिबल है ना बेटा वो तो। ये थोड़ी ना कि अधूरे में वो काम छोड़ के चला गया, ये चीज उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते क्वांटम मैरिट। जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनडिविजिबल है, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते बेटा, उसके अंदर अगर आप काम छोड़ के जाते हो ना तो आप उसमें जाके पैसा मांगने नहीं आ सकते हो आप। और दूसरा, आपका लमसम पेमेंट, अगर कोई फिक्स्ड प्राइस पे आपने सेट कर दिया और काम आपने किया नहीं, आपको फिक्स प्राइस कैसे दे देंगे हम? लमसम का मतलब क्या होता है? इकट्ठा प्राइस ही तो। अगर मैंने बोला था उसको कि भाई तुम मेरा ना एक काम करना, एक ये फ्लैट बनाना है और 50 लाख
में फिक्स करते हैं, एक फ्लैट का 50 लाख फिक्स करते हैं, ये लो 50 लाख रुपए फिक्स प्राइस रहेगा, आप जो जो बनाना बनाओ फ्लैट के अंदर, ठीक है। एक फ्लैट का, अब पता चला उसने आधा काम किया नहीं किया, तो मैं क्या उसको 50 लाख वो आके क्लेम कर लेगा मेरे से? नहीं भाई, वो क्वांटम मेरिट इस पे नहीं अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट आपका इंडिविजुअल हो, दूसरा लमसम पार्शली परफॉर्म्ड हो, कई सारे बेटा ऐसे काम होते हैं ना जो आप बीच में छोड़कर नहीं जा सकते, ठीक है। अभी छोटी मोटी चीज होती है घर का, चलो ये हो गया कि एक आध कमरे का पेंट कर दिया तो आपको उतने पैसे दे दिए जितना काम किया, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको पूरा ही करना पड़ेगा, आप बीच में आधा नहीं छोड़ सकते कि आधा करके पैसे मांगोगे, ठीक है। वो चीज बोली गई है यहाँ पे कि इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट फॉर लमसम अगर परफॉर्म होता है तो वहां पर क्वांटम मैरिट सक्सीड नहीं होता। आई होप आपको बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया। नेक्स्ट है, इफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड इन द प्लेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड, यानी कोई नया बेटा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मैंने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना, उसे क्या बोलते हैं मैम? उसे बोलते हैं नोवेशन। ऑप्शन नंबर थर्ड। पुराना कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके बेटा नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना, उसे बोलते हैं नोवेशन। ऑल्टरेशन क्या होता है? देखो, ऑल्टरेशन का मतलब जैसे कपड़ों में फिटिंग कराते हो, कपड़ों में ऑल्टर कराते हैं आप लोग साइज के हिसाब से, वही चीज है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने बोला डेट बदल दो, टाइम में थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, क्वांटिटी 50 से 100 कर दी, थोड़ा बहुत चेंजेस कर देना, ऑल्ट्रेशन होता है। रेमिनेशन क्या होता है बेटा? छूट देना। रेमिनेशन का मतलब होता है छूट देना। यानी अगर एग्जाम्पल करो, मैंने किसी को 500 रुपए दिए थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो मैंने बोला यार तुम 400 ही दे दो और खत्म करो, यानी मैंने कम में ही लेकर और उसको डिस्चार्ज कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। वेवर होता है जानबूझ के करना। वेवर का मतलब जानबूझ के अपने लीगल राइट्स बेटा दे देना। कैसे मैम? देखिए, अगर सपोज करिए मैं मेरा घर है, मैं ओनर हूँ, मैंने किराए पे रखा हुआ है किसी को, वो मैंने उसको बोला तुम हर एक तारीख को मुझे किराया दोगे, लेकिन वो लेट देता है, फिर भी मैं उस पर पेनल्टी नहीं लगाती, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर वो मैंने उसको बोला हुआ है कि हर महीने की 1 तारीख को मुझे मेरा जो है वो आप रेंट ला के दोगे, लेकिन वो क्या करता है, वो कभी 5 को, कभी 8 को, कभी 10 को देता है, तो मैं कहती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यानी मैंने खुद ही गिव अप कर दिए अपने लीगल राइट्स। तो इसे आप बोलते हैं वेवर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा, नोवेशन। आई होप आप लोग को सारे ऑप्शन यहाँ समझ आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म वर्क अंडर कॉपीराइट एक्ट 1957? कॉपीराइट एक्ट के अंदर बेटा वर्क के अंदर कौन सी डेफिनेशन नहीं आती? काम के अंदर कौन सी डेफिनेशन यहाँ पर नहीं आती? अच्छा, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म जो है वो आपकी कॉपीराइट एक्ट के अंदर वर्क के अंदर आती है। साउंड रिकॉर्डिंग बेटा आता है, ड्रामेटिक वर्क आता है, बट आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ले आउट ऑफ डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये बेटा आपका कॉपीराइट एक्ट 1956 वर्क के अंदर नहीं आता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से आएंगे, आप लोग लर्न कर लीजिए, चाहिए तो नोट्स बना लीजिए, वेदर इफ यू वांट टू टेक a screenshot you can take it, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या आता है। लिटरेरी वर्क आता है, किसी भी तरीके का लिटरेरी वर्क आता है, ड्रामेटिक वर्क आता है, म्यूजिक वर्क आता है, आर्टिस्टिक वर्क आता है, सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स आती हैं और साउंड रिकॉर्डिंग्स। याद रखिए ये सारी जो है बेटा ये वर्क के अंदर आती है, कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। आरटीआई एक्ट पूरा पढ़ के जाइएगा, एलएलपी एक्ट पूरा पढ़ के जाइएगा, कंपटीशन एक्ट पूरा पढ़ के जाइएगा, कंपनीज एक्ट पूरा पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट अबाउट आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में कौन सी बात सही नहीं बोली गई है? सबसे पहला ऑप्शन, द आरटीआई एक्ट केम इनटू द फोर्स ऑन October 13 इन 2005, गलत। ये रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि 13 अक्टूबर को नहीं आता मैम, 12 को आता है। कब आया था? 12 अक्टूबर आया था। एनी सिटीजन में के रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, जी नहीं मैडम, नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट, प्राइवेट नहीं ले सकते हैं आप बेटा। क्यों नहीं? कौन नहीं ले सकता? प्राइवेट यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट पब्लिक। थर्ड है फिर, रिप्लाई फॉर इन्फॉर्मेशन आस्क्ड कैन बी गिवन विद इन 30 days, बिल्कुल 30 days पे दिया जाता है। और जब बहुत इमरजेंसी आती है ना, किसी की जान के ऊपर आती है, लाइफ एंड लिबर्टी के ऊपर, तो 48 hours के अंदर दिया जाता है, याद रखिएगा। सो थर्ड सही है हमारा। देर इज अ नॉमिनल फीस दैट आर नीडेड टू पे टू गेट द इन्फॉर्मेशन अंडर, बिल्कुल नॉमिनल फीस होती है बेटा, 10 रुपए पर एप्लीकेशन होता है, याद रखिएगा। कितने रुपए मैम? 10 रुपए पर एप्लीकेशन। फिर लास्ट, फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट हैज टू पे 10 पर पेज, जी नहीं मैम, 10 पर पेज नहीं होता, 2 पर पेज होता है। कितना देना होता है? 2 पर पेज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर सेंट्रल
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ऑप्शन कौन से यहाँ पे सही नहीं थे? तो फर्स्ट सही नहीं था, सेकंड सही नहीं था और फिफ्थ सही नहीं था। ठीक है, तो मैंने आप क्रॉस कर दिए आपका ये वाला स्टेटमेंट गलत है, मैंने आपको बता दिया क्यों गलत है, सेकंड वाला गलत है और आपका फिफ्थ वाला गलत है। और क्यों गलत है मैंने आपको सारे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। नोट्स बनाना चाहे तो बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सारे याद करके जाइएगा प्लीज, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार देखा है मैंने बनते हुए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पता होना चाहिए तो सबको, इजी क्वेश्चन है। आरटीआई एक्ट 2005 है मैम, ठीक है। आई कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है, आईटी एक्ट आपका 2000 है, ये तो याद होना चाहिए सबको। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, आईटी एक्ट 2000 और कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ये तो इजी क्वेश्चन था। तो लगा दीजिए, अगर ए का फर्स्ट का सेकंड है, सेकंड का थर्ड है, तो यानी लास्ट ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। देखिए एलएलपी एक्ट जरूर याद करके जाइएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है एलएलपी का। सबसे पहला क्वेश्चन है, एलएलपी मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन डबल एंट्री सिस्टम, बिल्कुल डबल एंट्री पे ही बनता है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है मैम। एलएलपी प्रिपेयर है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, बिल्कुल करेक्ट है। एवरी एलएलपी शेल फाइल एन एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार्स ऑफ अ कंपनी, बिल्कुल करेक्ट है। एवरी एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, नॉट लगा दीजिएगा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया बेटा, यहाँ पे लगाइएगा नॉट, वैसे ये स्टेटमेंट भी सही है लेकिन नॉट लगाइएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस प्रिंट आ गया है। एवरी एलएलपी इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ये गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा राइट, क्योंकि इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड, तो ऑप्शन नंबर डी बेटा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एलएलपी सेपरेट एंटिटी होती है। एलएलपी क्या होती है? अपने पार्टनर से अलग होती है, ठीक है, एक दूसरे के लिए कोई पर्सनली लायबिल नहीं होता यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका लग जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, नॉट नहीं आ पाया, ठीक है, क्वेश्चन में याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द इंफॉर्मेशन सॉट हैज बीन सप्लाइड बाय अ थर्ड पार्टी or it's is treated as a confidential by that third party, the third party must give a representation before the PIO in reply to the notice issued in within how many days, ये तो आपको याद होना चाहिए, इसमें समझने का नहीं है, 10 days। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सप्लाई करी जाती है थर्ड पार्टी से और उसको कॉन्फिडेंशियल ट्रीट किया जाता है थर्ड पार्टी से, कि किसी को बताना नहीं है, कॉन्फिडेंशियली सीक्रेटली, कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई प्राइवेट एंटिटीज है जो जानना चाहती है, तो थर्ड पार्टी मस्ट गिव अ रिप्रेजेंटेशन, उसको देना पड़ेगा, ठीक है, पीआईओ को इन रिप्लाई टू द नोटिस, उसको 10 दिन के अंदर अंदर फॉर द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 10। चलिए आज का सेशन यही था, बाकी के आपके 200 जो है वो कंटिन्यू चलते रहेंगे यूनिट वाइज। बाकी जेन्युइनली आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। तब तक आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।